लीजिए एक टंकी है या फिर एक समझ लो बॉटल है, तो इसमें हमने जल भर दिया। अब द्रव दाब का पहला नियम ये कहता है कि जो हमारा दाब होता है, द्रव दाब मतलब कि द्रव द्वारा लगने वाला जो दाब होता है वो प्रत्येक सतह पर इक्वल होता है। मतलब कि जो हमारे पानी के अणु होते हैं वो प्रत्येक सतह पर क्या लगा रहे होंगे, इक्वल बल। ऐसा नहीं है कि पानी का ये वाला अणु यहाँ पे ज्यादा बल लगाएगा और ऐसा भी नहीं है कि पानी का ये वाला अणु बल ज्यादा यहाँ पे। मतलब इसका कहने का मतलब पहला नियम ये था कि जो हमारा द्रव होता है, पानी होता है, वो प्रत्येक सतह पर क्या लगता है, इक्वल बल लगाता है। इस कारण से प्रत्येक सतह पर प्रत्येक दाब क्या होता है, बराबर। दूसरा नियम ये था कि जो हमारा दाब होता है वो गहराई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अब समझना, आपने शायद ये कभी प्रयोग किया हो। अगर जैसे जैसे हम पानी की गहराई पर छिद्र करते, मान लो कि पानी की टंकी के आपने यहाँ पे छिद्र कर दिया, एक यहाँ पे छिद्र कर दिया और एक यहाँ पे छिद्र कर दिया, तो आप सोच के बताना कि पानी सबसे ज्यादा यहाँ पर फोर्स से निकलेगा, ऊपर से कि नीचे से? नीचे वाले में फोर्स ज्यादा होता है ना। इसका जो पानी होता है वो काफी दूर तक जाता है, इसका पानी थोड़ा कम दूर तक जाएगा और इसका थोड़ा सा कम। अगर कभी नहीं देखा तो बॉटल में छिद्र करके आज देख लेना, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि जो हमारा दाब होता है, द्रव दाब होता है, वो किस पर निर्भर करता है, गहराई पर। जितना ज्यादा हम गहराई पर जाते जाएंगे, द्रव पर जो दाब होता है वो क्या होता है, उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि बताइए गहराई पे जाने पर द्रव में जो दाब होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर दाब बढ़ेगा तो उतने ही प्रेशर से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये आ गया सबको समझ में। अब तीसरा नियम है कि जो दाब होता है वो घनत्व पर निर्भर करता है, पानी के घनत्व पर। मतलब हाँ, घनत्व। अब घनत्व होता क्या है, घनत्व किसी का भारीपन बताता है। मतलब कि जो जितना भारी होगा वो उसका क्या होगा, घनत्व होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि जो जितना भारी होगा वो उसका क्या होगा, घनत्व। अगर हम यहाँ पे कहें कि समझना, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, मान लो कि यहाँ पे हम बात करते हैं कागज की और हम बात करते हैं पत्थर की, दोनों चीज, और यहाँ पे भरा हुआ है पानी। आपने शायद कभी भी छोटे में क्रिया की हो कि उस पानी में, या फिर समझ लो बाल्टी में पानी भरा है, तो अगर आप बाल्टी के पानी में अगर आप पत्थर डालते हैं तो पत्थर क्या होता है, अगर आप कागज डाल दें तो यहाँ पे क्या हुआ है, जिसका घनत्व ज्यादा था, मतलब जो जितना भारी था वो पानी के अणु से पत्थर के अणुओं का मान क्या था, ज्यादा था, घनत्व उसका ज्यादा था, इसलिए वो पानी में क्या हो गया, डूब गया। लेकिन हमारा जो कागज थे, कागज के अणुओं का मान जो था वो पानी से क्या था, कम था, इसलिए कागज क्या रहा होगा, उसमें तैर रहा होगा। तो घनत्व किसी का भारीपन बताता है, जो जितना भारी होता है उसका घनत्व उतना ज्यादा होता है। अगर आपको घनत्व की परिभाषा नहीं याद करनी, नहीं याद होता, तो बस इतना समझना कि जो जितना भारी होता है उसका घनत्व उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। मतलब घनत्व आपका भारीपन बताता है। अब दाब हमने बोला कि जो द्रव दाब होता है वो घनत्व पर निर्भर करता है। तो घनत्व पर निर्भर करने का मतलब है कि मान लो एक बॉटल में आपने पानी ले लिया, एक बॉटल में आपने यहाँ पे समझ लो तेल ले लिया, और एक बॉटल में आपने गोंद ले लिया। अब समझना, आपने एक बॉटल में लिया पानी, एक बॉटल में लिया तेल और एक बॉटल में लिया गोंद, ठीक है, गम। अब ये बताओ कि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा भारी कौन सा लगेगा, गोंद लगेगा, क्योंकि हमारा जो गोंद है उसके अणु ज्यादा पास पास है पानी की अपेक्षा और तेल की अपेक्षा, जिसके कारण से पास पास होने के कारण इनमें घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। और घनत्व बढ़ा मतलब इसमें प्रेशर, इनके अणुओं में प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा दाब होता है, द्रव का दाब, क्योंकि है तो ये भी द्रव, लिक्विड ये भी है, लिक्विड ये भी है और लिक्विड ये भी है, लेकिन घनत्व इसका ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। आया समझ में सबको। तो हमारा जो द्रव दाब के तीन खास नियम, कि जो द्रव होता है वो प्रत्येक सतह पर एक समान दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है। दूसरा नियम, हमारा जो द्रव दाब होता है वो किस पर निर्भर करता है, गहराई पर। जैसे जैसे हम गहराई पर जाते जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा ही क्या होता है, बढ़ता जाता है। और हमारा जो द्रव दाब होता है वो घनत्व पर निर्भर करता है, जिसका घनत्व जितना ज्यादा अधिक होता है उस पर प्रेशर भी क्या होता है, उतना ज्यादा अधिक होता है। आ गया सबको समझ में। तो चलो देखो,
दाब के बारे में। पहले लिखिए पदार्थ के सामान्य गुण हेडिंग कीजिए और सबसे पहले लिखिए दाब के बारे में। लिखिए यदि किसी सतह पर, लिखिए यदि किसी सतह पर उसके लंबवत, यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है, कोई बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो यह लगने वाला बल, यह लगने वाला बल सतह का दाब कहलाता है। तो यह लगने वाला बल सतह का दाब कहलाता है। तो यह लगने वाला बल सतह का दाब कहलाता है। मतलब ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, द्रव के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, उसका दाब है। लेकिन सतह पर लगने वाला दाब, आगे लिखेंगे सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित, सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल, उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब सतह, सरफेस, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। दाब एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है। लिख लीजिए, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। लिख लेंगे दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब P बराबर F/A, ठीक है, P बराबर F/A। लिखेंगे दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या क्या होता है, पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तथा वायुमंडलीय दाब का मात्रक, आगे लिखिए, तथा वायुमंडलीय दाब का मात्रक, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार या मिलीबार होता है, बार या मिलीबार, बार या मिलीबार होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार या मिलीबार होता है। एक बार बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक बार बराबर कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 10 की घाते 5। और अगर हम आपसे पूछे 1 मिलीबार बराबर कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो 1 मिलीबार बराबर बताइए 10 की घाते 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लिख लीजिए, एक बार बराबर होता है 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और 1 मिलीबार बराबर होता है 10 की घात 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब हेडिंग कीजिए द्रव दाब के नियम, हेडिंग कीजिए द्रव दाब के नियम, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर, द्रव दाब के नियम। अब हेडिंग कीजिए द्रव दाब के नियम। बोलिए, पहला नियम लिखिए, द्रव का दाब, द्रव का दाब, द्रव का दाब सतह पर समान रूप से लगता है। पहला नियम लिखिए, द्रव का दाब सतह पर समान रूप से लगता है। द्रव का दाब सतह पर समान रूप से लगता है, मतलब अगर किसी भी सरफेस पे हूँ तो लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हर जगह इक्वल होगा। दूसरा नियम लिखिए, द्रव का दाब, द्रव का दाब,
द्रव के स्वतंत्र तल से, द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई पर निर्भर करता है। द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई पर निर्भर करता है, बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे दाब भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे दाब भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तीसरा नियम लिखिए, समान गहराई पर तीसरा नियम लिखेंगे, समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस द्रव का घनत्व, आगे लिखेंगे, घनत्व पर निर्भर करता है। जिस द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा, जिस द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उस पर दाब भी उतना अधिक होगा। जिस द्रव पर घनत्व जितना अधिक होगा उस पर दाब भी उतना अधिक होगा, उस पर दाब भी क्या होगा, उतना अधिक होगा, उस पर दाब भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। चलिए अब हेडिंग कीजिए सब कोई, प्लवन, प्लवन, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, जिसको उत्प्लावन भी कहते हैं, लेकिन उत्प्लावन बल एक अलग है और प्लवन एक अलग है। चलो अब सब कोई हेडिंग कर लीजिए। दूसरा गुण प्लवन का गुण। देखो लिक्विड के पास एक खास गुण होता है जो आप सब देखते हैं, लिक्विड में सारी चीजें क्या हो सकती हैं, तैरती हैं, है ना। तो लिक्विड में तैरने का जो गुण होता है तो वो गुण कहलाता है प्लवन। क्या कहलाता है वो, प्लवन। प्लवन को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटेशन, फ्लोटेशन। समझना, किसी भी वस्तु के तैरने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, प्लवन। और इसमें एक बल की परिभाषा आती है जिसका नाम है उत्प्लावन। जिसका क्या नाम है, उत्प्लावन। तो कौन बताएंगे कि उत्प्लावन बल क्या होता है? कौन बता रहे हैं? ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और कोई, सौरभ? हाँ हाँ, बिल्कुल यही है, बिल्कुल आपने भी सही कहा कि अगर आप किसी वस्तु को पानी पर तैराना चाह रहे हैं या फिर कह सकते हैं डुबाना चाह रहे हैं, डुबाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास करें। अच्छा एक बात बताओ, ये फील आपने किया होगा हमेशा शायद, अगर आप कोई टंकी हो या फिर कुआं हो या तालाब हो, कुछ भी, अगर उसमें बाल्टी डालते हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि बाल्टी डायरेक्टली जाके डूब नहीं जाती, आपकी बाल्टी पहले ऐसे ऐसे करती रहती है, इसके बाद डूबती है ना। तो ये आपको फील होता है जैसे उधर की ओर कोई कह रहा हो कि बाल्टी हम नहीं डूबने देंगे, ऐसा कुछ होता है। तो आप समझना कि जब आप किसी द्रव पर किसी वस्तु को डुबाते हैं या डुबाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो ऊपर की ओर बल हमेशा द्रव के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है जो कि उस वस्तु को क्या होता है, डूबने से रोकता है। वो बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। फिर से समझना, उत्प्लावन बल क्या है, वह बल, या फिर कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को डुबाते हैं या डुबाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमेशा द्रव की ओर से एक फोर्स लगाया जाता है, वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। ठीक है, आगे समझ में। और ये जो क्रिया होगी, डूबने को रोकने वाली जो क्रिया होगी, उसे हम कहते हैं उत्छेद। क्या कहते हैं उसे हम, उत्छेद कहते हैं। तो अब समझना, अगर ये वस्तु, उत्क्षेप हमने बताया कि अगर ये वस्तु मतलब डूब रही थी और इसे डूबने से ये जो रोकने वाली जो क्रिया होगी वो क्या होगी, उत्क्षेप। इसी से संबंधित एक नियम दिया गया था, किसके द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा। आर्किमिडीज ने क्या नियम दिया था, ये बताएंगे शिल्पी। बताइए शिल्पी, आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया था, कुछ कहा था आर्किमिडीज ने?
कुछ नहीं कहा था, लेकिन कुछ तो कहा था जो हम आपको बताएंगे। आपसे भी किसी ने कुछ नहीं कहा है ना, उन्होंने किताबों में लिखा है, तो किताबों ने कहा है हमसे, तो हम बताएंगे आपसे। तो चलो बताओ, आर्किमिडीज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसी से संबंधित दिया था। जब आप किसी वस्तु को डुबाते हैं, सुना सुना लग रहा है तो कुछ भी है ना, समझना। उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने उत्प्लावन बल से संबंधित नियम दिया था। इन्होंने आर्किमिडीज ने ये कहा कि जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं, डुबाने का प्रयास करते हैं, तो जो वस्तु डूबती है, डूबने का प्रयास करती है, तो यहाँ पर जब कोई वस्तु डूबती है तो आप हमेशा याद रखिए, कोई वस्तु अपना अगर पानी के अंदर स्थान बना रही है, मतलब वहाँ का पानी क्या कर रही होगी, वो साइड हटा रही होगी। कोई वस्तु कब डूबेगी? जब वहाँ के पानी के सतह को क्या कर देगी, हटा देगी। भाई मानो समझो यहाँ पे कि एक सीट बिछी हुई है, अब इस सीट के अंदर आपको जाना है, ठीक है, तो पहले उस सीट की सतह को आपको क्या करना होगा, हटाना होगा, तब तो उस सीट के अंदर जाएंगे। आया समझ में? मान लो इस दीवार की उधर साइड जाना है, क्या आप दीवार की उधर साइड ऐसे चले जाएंगे? नहीं, पहले उस दीवार को वहाँ पे खाली करेंगे, इसके बाद उस पार जाएंगे। तो सेम ऐसा ही कि जैसे आप पानी पे किसी सतह को किसी वस्तु को डुबा रहे हैं, डुबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर वो वस्तु डूब रही है, मतलब वहाँ पे उसने क्या किया है, पानी के अणुओं को क्या किया है, हटाया। तो हम जब किसी भी बाल्टी को पानी में डुबाते हैं, याद करो कभी कुएं में कभी अगर पानी भरा हो, या मानो डब्बे को ही पानी में डालते हो टंकी में, तो जैसे ही आप डालते हो तो पानी भरने के बाद आपको बाल्टी कैसे लगने लगती है, भारी, हल्की। पानी के अंदर रहती है तो हल्की, जब आप निकालेंगे तब की बात नहीं कर रहे, पानी जब उसके अंदर चला जाता है बाल्टी में, तो वहाँ पे हमको कैसा लगता है, हल्की लगती। तो क्योंकि उसने आपको ये बताया गया है कि जो हमारे द्रव्य में जो हल्कापन, आपके वस्तु में जो हल्कापन आ रहा है, उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसे हम कैसे बोल सकते हैं, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर्किमिडीज ने ये कहा कि अगर हम किसी वस्तु को डुबाते हैं, डुबाने का प्रयास करते हैं, तो वस्तु में होने वाले भार में जो कमी है वो आपके द्वारा हटाए गए बल, आपके द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे वस्तु में जो भार की कमी हो रही है, हमारी वस्तु जो हल्की हमें लग रही है, भार में जो कमी हुई है, वो किसके बराबर हुई है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर। ठीक है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर, द्रव्य के भार के बराबर। मतलब उसने, वस्तु ने जितना पानी हटाया होगा, आपके वस्तु में उतने भार में क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। आपको वस्तु हमेशा पानी में जाने के बाद हल्की क्यों लगती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये इन्होंने बताया कि अगर आप किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसके हमेशा भार में आपको कमी महसूस होती है। ये कमी आपके किसके बराबर होगी, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे जब ये इंटर कर गई, वस्तु हमारी इंटर कर गई, तो इसने द्रव्य को हटाया होगा, और जितना इसने द्रव्य हटाया होगा उसका जितना भार रहा होगा, उतनी वस्तु में हमारे भार में क्या होगी, हमें कमी महसूस होगी। इस कारण से पानी के अंदर अगर कोई वस्तु जाती है तो हमें किस तरह महसूस होती है, हल्की महसूस होती है। अगर पेपर में ऐसे ही आ जाए एग्जाम्पल कि बताइए अगर आप किसी वस्तु को पानी में डुबा रहे हैं और आपको वस्तु हल्की महसूस हो रही है, क्यों? तो एक सिद्धांत का नाम जरूर लिखा होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, चलो लिखो इसके बारे में थोड़ा सा। आज मेरा गला काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। चलो लिखे, पहले हेडिंग करिए प्लवन के बारे में। फ्लोटेशन पहले पढ़ते हैं, इसके बाद लिखते हैं फ्लोटेशन। लिख लीजिए प्लवन, हेडिंग कीजिए सबको, ये फ्लोटेशन लिखो। किसी वस्तु के द्रव्य में तैरने को, किसी वस्तु के द्रव्य में तैरने की क्रिया प्लवन कहलाती है। किसी भी वस्तु के द्रव्य में तैरने की क्रिया, किसी वस्तु के द्रव्य में तैरने की क्रिया प्लवन कहलाती है। किसी वस्तु के द्रव्य में तैरने की क्रिया क्या कहलाती है, प्लवन कहलाती है। जब किसी वस्तु को, आगे लिखेंगे, जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाते हैं, जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाते हैं या डुबाने का प्रयास करते हैं, जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाते हैं या डुबाने का प्रयास करते हैं, तो द्रव्य द्वारा
की ओर एक बल लगाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, यही बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यही बल उत्प्लावन बल कहलाता है। इंग्लिश में उत्प्लावन बल को कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। उत्प्लावन बल को कहते हैं इंग्लिश में बियॉन्ड फोर्स। किसी वस्तु पर द्रव में डुबाते हैं या डुबाने का प्रयास करते हैं तो द्रव द्वारा हमेशा क्या किया जाता है, ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। इस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। लिखेंगे द्रव का यह गुण जिसके कारण वस्तु के ऊपर, द्रव का यह गुण जिसके कारण, द्रव का यह गुण जिसके कारण वस्तु के ऊपर, जिसके कारण वस्तु पर, ऐसा लिख लो, जिसके कारण वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसके कारण वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, उत्क्षेप कहलाता है। ऊपर की ओर बल लगता है, ये क्या कहलाता है, उत्क्षेप। उत्क्षेप को इंग्लिश में कहते हैं अपथ्रस्ट। उत्क्षेप को इंग्लिश में कहते हैं अपथ्रस्ट। द्रव का यह गुण जिसके कारण वस्तु पर क्या लगता है, ऊपर की ओर बल लगता है, ये क्या कहलाता है, उत्क्षेप कहलाता है। देखिए, उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्क्षेप का अध्ययन, ये पेपर में आ चुका है। उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था और इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था और इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब हेडिंग करो आर्किमिडीज का सिद्धांत। हेडिंग करिए, इसी से संबंधित है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत हेडिंग करिए, सबको ये लिखिए। हेडिंग कर लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। बोले आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को, देखिए सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर, पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर, जब किसी वस्तु को पूर्णतः मतलब पूरी तरह से, जब किसी वस्तु को पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर उस वस्तु के भार में, पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर उस वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, उस वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह कमी, आगे लिखेंगे, वस्तु के भार में यह कमी, वस्तु के भार में यह कमी उसके द्वारा हटाए गए, वस्तु के भार में यह कमी उसके द्वारा हटाए गए, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वस्तु के भार में यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होती है, बराबर होती है। जब हम किसी वस्तु को डुबाते हैं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तो हमें क्या होती है, वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। और ये जो कमी हमें प्रतीत हो रही है, महसूस हो रही है, वो इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होती है, बराबर होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे लिखेंगे, नहीं आप कह सकते हैं स्टार पॉइंट। चलो लिखो, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आगे लिखे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या करता है, गैसों का दाब ज्ञात करता है, ठीक है। मैनोमीटर, बैरोमीटर, लिखते चलिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर मैनोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब ज्ञात करता है। बैरोमीटर, पनडुब्बी, पनडुब्बी को इंग्लिश में कहते हैं सबमरीन, सबमरीन,
पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर आदि कार्य करते हैं। पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर आदि कार्य करते हैं। आनंद ये बताइए हाइड्रोमीटर क्या करता है? पानी का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करता है। आपको अगर पेपर में आ जाए, पूछ ले कि बताइए पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको याद रखना है पनडुब्बी हो गया हमारा, मैनोमीटर हो गया हमारा, हाइड्रोमीटर हो गया हमारा, और क्या हो गया? बैरोमीटर। ये सब कुछ हमारे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। याद रहेगा।